नमस्कार मित्रों। आज बात करने जा रहे हैं हम वर्ण विचार भाग 3 पर। इससे पहले हमने बात की थी स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वरों का जो तमाम प्रकार का वर्गीकरण था उस पर हमने बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं व्यंजनों के ऊपर। देखिए मित्रों, इससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी पूर्व अभ्यास के बारे में और थोड़ा सा वापस दोहरान भी कर लेते हैं। जो हमने स्वर पढ़े थे उनका दोहरान एक तालिका के रूप में मैंने आपके सामने एक तालिका बनाई है। इसमें आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं जो जो अब तक हमने पढ़ा है स्वरों के मामले में। दो जो हमारे लेक्चर हैं, दोनों वीडियो का जो पूरा का पूरा सारांश है वो निष्कर्ष निचोड़ है वो इस तालिका में आ चुका है। क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था और वो सारा का सारा यहाँ पर आ चुका है। दूसरा देखिए, ये जो एक रेखा चित्र मैंने आपके सामने रखा था वो भी आपके सामने उपस्थित है, जिसमें से हम इनका कैसे वृत्तामुखी, संवृत्त, अग्र, मध्य, पश्च ये तीनों प्रकार यहाँ से हम जान सकेंगे। उसके बाद में जो हमारा उच्चारण स्थान है वो भी देखिए, उसका भी रेखा चित्र हमारे सामने उपलब्ध है। इसके आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको समझा जाए। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस सारणी को एक बार आप गौर से देखिएगा, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, आप आगे बात करते हैं। ये रहे हमारे स्वर अ, आ, आओ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। री मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। मैंने आपको बताया था री अगर आप चाहो तो लिख सकते हो किसके साथ में, जहां रहेगी ई वहां मिलेगी आपको री। तो री का भी यही रहेगा, सारा का सारा मामला जो ई का है वो ही री का रहेगा। अब देखिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमने स्वरों का प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था उच्चारण काल के आधार पर समय कितना लगता है। तो समय में देखिए हमने 3 भाग किए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत हमारे संस्कृत की ध्वनि है, ह्रस्व और दीर्घ हमारे विशेष रूप से हिंदी में चलते हैं। उनमें से देखिए अ, ई और उ ये तीनों तो हमारे ह्रस्व है, बाकी सबके सब दीर्घ है जो कॉलम खाली पड़े हैं। अगला देखिए, फिर हमने भाग किया था कि जीवा की स्थिति क्या रहती है मुख में जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो 3 प्रकार से देखा था हमने, वो कौन सा था, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मतलब जीभ जब आगे रहेगी, ऊपर रहेगी और दांत पास पास आ जाएंगे, वो अग्र था। मध्य जब जीभ बीच में रहेगी और पश्च जीभ पीछे चली जाएगी। तो देखिए उसमें क्या था हमारा, अ तो है मध्य, अ तो क्या था हमारा मध्य था। ये देखिए आ पश्च पीछे की तरफ से, ये देखिए आ, यहां से आप समझ जाएंगे। आओ, ये देखिए पश्चिम जीभ पीछे की। ये आकृति जो अब मैंने आपको बताई थी ये बिल्कुल इन वर्गीकरण को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि इनको कैसे जानना है, हालांकि हमने पहले जान लिया था फिर भी और कोशिश करेंगे। ई देखिए, ई अग्र, ये रहे आगे का भाग रहा है, ये इसके आधार पर बनाया गया है। इसको आप उठा के इस पर रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आगे वाला भाग हो जाएगा मुख्य, ये क्या हो जाएगा पीछे वाला भाग, और ये क्या हो जाएगा बीच का भाग। चलिए आगे बात करते हैं। ओ ये देखिए पश्चिम, ए आई ये देखिए अग्र, और औ औ ये पश्चिम। अगला देखिए जो था हमारा वो था औष्ठ की आकृति के आधार पर जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठ कैसे रहेंगे, गोल रहेंगे या नहीं रहेंगे, और वृत्तामुखी, और वृत्त प्लस आमुख प्लस ई, है ना। तो वृत्त यानी गोलाकार, होठ गोल होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें कौन से थे, देखिए ये हमारे वृत्तामुखी है, कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5, और बाकी सब अवृत्तामुखी है। देख लीजिए भरा पड़ा है यहाँ पे। संवृत्त, विवृत्त, अर्ध संवृत्त और अर्ध विवृत्त, ये किसके आधार पर था, ये था हमारा मुख की स्थिति के आधार पर। मुख आकृति कैसी रहती है, मुख खुला रहता है कि चौड़ा रहता है कि बंद रहता है, कैसा रहता है, उसके आधार पर था। तो संवृत्त कौन से थे हमारे, ये देखिए ऊपर वाले ई उ, ये देखिए ये आपके संवृत्त, ये आपका दोनों ए और ओ अर्ध संवृत्त। ये आई और औ ये क्या था, अ औ ये चारों थे अर्ध विवृत्त और आ विवृत्त। अगला था हमारा उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान को बाद में देखते हैं, एक बार इस टेबल को भरता हूं मैं, देखिएगा आप ध्यान रखिएगा। अग्र, मध्य, पश्चिम को देखते हैं पहले। तो अग्र में कौन से आएंगे, ये रहा मामला आपका अग्र का, ये है अग्र। मध्य में क्या आएगा, सिर्फ ये मामला मध्य में आएगा, सिर्फ ये आपका मध्य। और पश्चिम में ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके पश्चिम। ठीक बात है मित्रों, इस रेखा चित्र को हमें ढंग से समझना है। देखिए अग्र, मध्य और पश्चिम, कुछ ही नहीं करना आपको, ये लाइन आपको पूरी याद होगी।
अगला देखिए वृत्तामुखी है, वृत्तामुखी तो मैंने आपको बताया सिर्फ 4 है। वृत्तामुखी में कौन सा है, ये लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये पांचों जो है वो है वृत्तामुखी, बाकी सब अवृत्तामुखी है। ध्यान क्या रखना है, 1 2 3 4 5 ये जो ध्वनियां हैं आपकी, ये तो आ जाएगी आपकी वृत्तामुखी में, बाकी जो शेष बची वो अवृत्तामुखी में। अगला देखिए समवृत्त विवृत्त, ये ऊपर वाली जो चारों ध्वनियां हैं, ये इस रेखा चित्र को ढंग से बनाइएगा आप, इसी चित्र में तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये क्या था हमारा, ये था समवृत्त, मुख बंद रहेगा। अब ये दोनों ध्वनियां कौन सी थी, अ और ए, ये थी आपकी अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त। ये कौन सी थी चारों ध्वनियां, औ औ आई और अ, 1 2 3 4, ये कौन सी थी, ये थी अर्ध विवृत्त, अर्ध विवृत्त। और ये आ जो था हमारा वो क्या था, वो था विवृत्त। तो ये वर्गीकरण था इस प्रकार से मित्रों हमारा। अगला देखिए जो था हमारा उच्चारण स्थान, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अ और आ हमारे हिंदी में कोमल तालु है, संस्कृत में कंठ्य है। अगर आपके सामने विकल्प कोमल तालु नहीं आता और कंठ्य आता है तो आपको कंठ्य सही करना है, क्योंकि हमें नंबर लेने हैं, पहले नंबर लेंगे फिर सुधार करेंगे। मूल जो उच्चारण है वो कंठ्य था संस्कृत में आज से 2500 वर्ष पूर्व, लेकिन जो ही संस्कृत समाप्त हुई पाली प्राकृत आते आते क्या हो गया था, ये कोमल तालु बन गया। बोल के देख लीजिए आप, कंठ तो यहाँ पे हमारे, यहाँ पे अ यहां से बोलते थे, अब बोलते यहां से बोल रहे आराम से बोल रहे। संस्कृत वाले जोर देते थे बोलने पर, हम नहीं दे रहे, तो क्या है, ये कंठ था संस्कृत में लेकिन हमारे कोमल तालु। तो दोनों वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, ये आएगा तभी तो रखा मैंने यहाँ पे, ये भी आ सकता है और क्या पता ये आ जाए तो ये आ जाए तो इसको सही करना है, ये आ जाए तो इसको सही करना है, और यदि दोनों आ जाए तो आप इसको सही करोगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या था हमारा, ये देखिए अब मैं आपको उच्चारण स्थान बताता हूं। ये रहे हमारे कंठ, कंठ, ये रहा यहां हमारा कोमल तालु, कोमल तालु। अगला देखिए ई तालु है हमारा, मैंने आपको बताया था तालु हमारा यहां होता है, ठीक है, ये आपका मुर्दा है। अगर आप इस ई को लिखना चाहे तो ये आपका है मुर्दा। अगला देखिए ऊ, ये रहा ऊ, ये क्या हमारा ओष्ठ। अगला देखिए ये कंठ तालु हो गया और ये कंठोष्ठ हो गया। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। ये सारणी आपका जो इतना 2 लेक्चर था हमारा, उसको एक शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे बात करेंगे, जो बात करेंगे हम वर्ण विचार भाग दूसरे पर, यानी कि पहले हमने स्वर पर बात की थी, आज हम बात करेंगे व्यंजन के वर्गीकरण के ऊपर, व्यंजन के उच्चारण के ऊपर, उनका किस प्रकार से अध्ययन वो करेंगे। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन के ऊपर। किस पर बात करेंगे मित्रों, व्यंजन के ऊपर। यह भी हमारा क्या है, वर्ण। कैसे लिखा जाएगा, ये हलन जब नीचे कर देंगे, ये हमारा व्यंजन है। सबसे पहले बात करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए प्रकृति क्या बना किससे, वी प्लस अंजन से। किससे बना है, वी प्लस अंजन से। अंजन का मतलब होता है आपके काजल। क्या मतलब होता है, काजल। और वी मतलब विशेष रूप से। हालांकि विशेष रूप से काजल का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका वर्गीकरण किया गया है। ई और अ देखिए मिला क्या है, इधर है ई और इधर है अ।
ये एक हमारे संधि का नियम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दूसरी बार बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, जब ई के साथ में कोई भी ई को छोड़ करके अन्य स्वर मिलेगा तो वहां पे संधि हो जाएगी आपकी यण। यदि ई के साथ में ई ही मिलेगी तो दीर्घ संधि, और यदि ई के साथ में और कोई भी दूसरा अन्य स्वर मिल जाएगा तो वहां पे यण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे संधि कौन सी हुई है हमारी, यण संधि हुई है। ठीक बात है। दूसरा अर्थ देखिए, ये तो व्यंजन अंजन का मतलब काजल होता है और वी हमारा उपसर्ग है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तकनीकी शब्द बनाए गए हैं। अब दूसरा अर्थ क्या होता है व्यंजन का वो देखते हैं। एक तो व्यंजन का अर्थ हो गया वर्ण, व्यंजन किसे कहते हैं भाई, वर्ण है, इसी को तो व्यंजन कहेंगे। दूसरा व्यंजन का मतलब क्या होता है, पकवान। क्या होता है, पकवान। हम कहते हैं आज तो भाई मेहमान आए घर में, अच्छे अच्छे व्यंजन बने होंगे, व्यंजन मतलब पकवान। तो दो अर्थ हैं इसके, और वर्ण भी होता है हमारा व्यंजन और पकवान भी होता है, और इसका वर्गीकरण इस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में, क्योंकि ये तो करेंगे तो मुंह में लार वार आ जाएगी, तो इस पर हमें बात नहीं करनी। हम बात करेंगे वर्ण के ऊपर कि ये जो वर्णों के अंदर जो हमारा दूसरा भाग है व्यंजन, उसकी परिभाषा क्या रहेगी, उससे क्या कहेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम व्यंजन की परिभाषा के ऊपर। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी मित्रों, स्वर की विपरीत होगी। स्वर की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर निकल जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो स्वर कहलाता है। मतलब स्वर का जब हम उच्चारण करेंगे तो कोई भी बाधा नहीं आएगी, लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो मुख विवर में कहीं ना कहीं जो हमारे मुख के अवयव हैं, जो उच्चारण के अवयव हैं, वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगे, हवा को रोकेंगे। फिर जब वो अवरोध हटेगा तब उस हवा के साथ में जो एक सपोर्ट निकलेगा, विस्फोट होगा हवा का, उसके साथ में जो वर्ण का उच्चारण होगा वो होगा हमारा व्यंजन। तो देखिए परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे कि व्यंजन वे वर्ण है, व्यंजन वे वर्ण है जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर मुख विवर में उच्चारण अवयवों से संघर्ष करती है, संघर्ष करती है, वह मुख विवर में मुख विवर में बाधित होती है, बाधित होती है। बाधा के हटने पर एक विस्फोट के रूप में, बाधा के हटने पर एक विस्फोट के रूप में मुख से ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलती है। अब दूसरा इसका वर्गीकरण क्या कह सकते हैं हम कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, ली जाती है। देखिए मित्रों,
परिभाषा क्या बनी हमारी कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर, फेफड़े हमारे, जैसे कि देखिए ये मैंने चित्र बनाया, ये हमारे क्या हो गए लंग्स, ये हमारे फेफड़े हैं। यहां पे हवा आपकी इकट्ठी होती है, यहां से जब हवा निकलती है, ये हमारे कंठ हो गए, यहां से हवा क्या करती है निकल करके मुख विवर में उच्चारण अवयवों से संघर्ष करती है। क्या करेगी? संघर्ष करेगी, स्पर्श करेगी, रुकेगी कहीं ना कहीं। तो मुख अवयव कौन कौन से हो गए हमारे? देखिए उच्चारण अवयव कौन कौन से जो उच्चारण में सहायक है, वो तत्व कौन कौन से? देखिए हमारी जीभ है, हमारे होठ है, हमारे कंठ है, हमारा तालु है, हमारी मुर्दा है, हमारे दांत है, गले में अंदर की जो चमड़ी है वो है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है उनमें संघर्ष करती है वायु। और फिर दूसरी चीज क्या बताई? वह मुख विवर में बाधित होती है। बाधित होती है मतलब उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है। वायु यहां से निकलती है, फिर यहां पे कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है, उस वायु को ऐसे रोक लिया जाता है। उसके बाद देखिए रोकने के बाद जब वो बाधा हटती है तब जो मुख से हमारी एक विस्फोट के रूप में ध्वनि निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये बाधा हुई। चित्र को, रेखा चित्र को देखिए आप, ये हमारी प्राणवायु है, यहां से निकली, अब इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बाधा आ जाएगी बीच में, यहां आ गई, चलो मान लो यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, कहीं भी बाधा आ जाएगी। फिर जब ये बाधा हटेगी तो यहां से ये हवा निकलेगी, और इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे व्यंजन। देखिए एक बार उच्चारण करके देख सकते हैं आप। देखिए अ, आ, इ, उ, उ, कोई भी बाधा नहीं आ रही है, कोई भी बाधा नहीं आ रही है। लेकिन यदि देखिए क से पहले देखिए आपकी जीभ जो है ऊपर चिपक चुकी है, देखिए कंठ बंद हो चुका है। क बोलिए त जीभ जो है वो हमारे दांतों के पहले स्पर्श कर चुकी है, जब तक वो जीभ नहीं हटेगी वहां से तब तक त का उच्चारण नहीं होगा। दूसरी बात और बता देता हूं मैं आपको कि इनके उच्चारण में क्या होता है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है हमें। यानी कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं और वो बाधा हटती है तो कहीं ना कहीं पीछे से स्वर का उच्चारण हो जाता है। कैसे? देखिए उच्चारण तो हम कर रहे क का, जब वो जीभ हमारी स्पर्श होती है, ये कंठ हमारा रुकता है, तो देखिए क बोलते हैं, लेकिन जीभ को जब वापस हम अपनी स्थिति पे लाते हैं, जीभ हमारी ऐसे रहेगी, यहां पड़ी रहेगी जीभ, तो ऐसे। तो जीभ को जब हम यहां लाएंगे, वापस अपनी स्थिति में लाएंगे, तो अ का उच्चारण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अ कहां से बोला जाता है? अ यहीं से तो बोला जाता है, कोमल तालु से या कंठे से बोला जाता है। तो जीभ हमारी यहां आ जाती है वापस। तो हुआ क्या है कि यदि हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो बाधा आएगी। सबसे पहली बात ध्यान रखना, क्या आएगी? बाधा आएगी, और उस बाधा के हटने पर जिस ध्वनि का उच्चारण होगा वो ही हमारे व्यंजन होंगे। दूसरी बात, स्वर और व्यंजन में स्पष्ट रूप से अंतर समझ लीजिएगा। अब आप बोल के देख लीजिए री। री को जब आप बोलते हैं तो आपके बाधा उत्पन्न होती है तो वो क्या है? व्यंजन है। और अगर बाधा उत्पन्न नहीं होती है तो वो स्वर है। मेरे तो बाधा उत्पन्न होती है, इसीलिए मेरे को लगा कि री को क्या मानना चाहिए? अब व्यंजन मानना चाहिए, हमारा अशुद्ध स्वर हो चुका है। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारा था व्यंजन का वर्गीकरण। अब देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे कि क, ख, ग, च, ये क्या है हमारे? ये व्यंजन है। देखिए व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ होगा, यही हमारा शुद्ध रूप से व्यंजन है। अब देखिए इसे भी हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको आप पढ़िए, इस लाइन को आप गौर से पढ़िएगा। कई बार आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये यदि व्यंजन है तो ये क्या है? फिर क्या है? ये भी व्यंजन है। शुद्ध रूप से व्यंजन ये है, शुद्ध रूप से व्यंजन ये है जिसको हम लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इस व्यंजन को बोलोगे तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते। इसको बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, और तब इस जो व्यंजन का उच्चारण होगा वो इस प्रकार से होगा हमारे साथ। कैसे होगा मित्रों? इस प्रकार से होगा। जब हम इस क को बोलेंगे तो उसके साथ में हमें ए का उच्चारण करना पड़ेगा, वरना एक बोला ही नहीं जाएगा। तो होगा क्या? ये भी हमारे व्यंजन है, लेकिन ये भी हमारा व्यंजन है। तो देखिए इसको मैं बार बार ऐसे न लिख करके अगर यदि ऐसे भी लिखूं तो आप समझ सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है? व्यंजन है। हाँ, जिस समय हलंत की बात चलेगी उस समय हम जरूर इसको प्रदर्शित करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
अब है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण, जो मैंने पहले ही बताया था आपको कितना प्रकार से हमारा, 2 प्रकार से। कौन कौन सा है? एक तो होगा हमारा प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा जो होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे हम हमारा जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है और कौन कौन से व्यंजन हमारे सामने आएंगे। देखिए मित्रों, बात हम करते हैं शुरू उस प्रकार से जहां से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। विशेष रूप से देखिए, रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे एसआई हो, या फिर सेकंड ग्रेड हो, आपकी जो हिंदी के जो इस भाग में से प्रश्न आने वाले हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा मित्रों, देखिए हमने जब स्वरों की बात की थी उसमें भी जो हमारा पहला भाग था वो कौन सा था? प्रयत्न के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया था स्वरों का, सोचिएगा, जब हमने वर्गीकरण किया था तो उसमें हमने किया था उच्चारण काल के आधार पर। जब हम वर्णों को बोलते हैं तो उसमें समय कितना लगता है, तो इसमें भी देखिए एक भाग है, उसका मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा आप। पहला वर्गीकरण शुरू कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं उच्चारण में वायु की मात्रा कम या ज्यादा के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण है हम वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि जब हम वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे व्यंजनों का, तो क्या होगा? वायु की मात्रा कितनी लगेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना। वायु की मात्रा कितनी लगेगी? कम मात्रा लग रही है, ज्यादा मात्रा लग रही है? कम मात्रा में देखिए ये है और ज्यादा मात्रा में ये है। इस तरीके से हमने इसका वर्गीकरण किया है 2 प्रकार से। कौन कौन सा प्रकार है? पहला जो हमारा प्रकार रहेगा वो रहेगा अल्प प्राण। क्या रहेगा मित्रों? अल्प प्राण। और दूसरा जो वर्गीकरण रहेगा वो रहेगा हमारा महाप्राण। क्या रहेगा मित्रों? महाप्राण। अब देखिए, सिंपल सी बात ये समझने में साधारण सी बात है कि प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु। क्या मतलब होता है? वायु। तो इससे हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। हिंदी की एक ही विशेषता है कि जब भी हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो इसमें इसकी परिभाषा छिपी हुई मिलती है हमें। इसका जो वर्गीकरण है वो इन शब्दों में छिपा हुआ मिलता है हमें, यदि हम ढंग से इसको पढ़ते हैं। देखिए, प्राण यानी वायु, अब अल्प यानी कम। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु लगेगी वो तो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा वायु लगेगी वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। अब देखिए, ये भी भला कोई बात हुई? आप कहोगे वायु क्या? वायु तो वायु आराम से एक जैसी लगती है, का खा 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 कुछ पता ही नहीं चला हमें। देखिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण की विशेषता बता रहा हूं। अल्प प्राण को आप एक ही वर्ण को, देखिए इसकी विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। विशेषता ये, एक ही वर्ण लगातार बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने लिखा क, तो आप क को बोल सकते हैं। लेकिन महाप्राण में क्या होगा? एक ही वर्ण को आप लगातार नहीं बोल सकते। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसको समझने की। देखिए, उच्चारण करके देखिए, जैसे कि आपका क जो है वो आपका अल्प प्राण है और आपका जो ख है वो है महाप्राण। इन दोनों को आप बोल के देखिए। अल्प प्राण में क्या होगा? इसको आप बार बार बोल सकते हो। देखिए, जैसे कि मैं बोलता हूं, पहली बात कि स्वरों का अल्प प्राण और महाप्राण से कोई लेना देना नहीं है। कई विद्वान ऐसा वर्गीकरण मान लेते हैं लेकिन वो अशुद्ध रूप से अशुद्ध है।
शुद्ध रूप से अशुद्ध है या अशुद्ध रूप से अशुद्ध है, आप उसको समझ सकते हो, क्योंकि ये वर्गीकरण सिर्फ व्यंजनों में है, स्वरों से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो घोष अघोष उनमें होते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसको तो आप बार बार बोल सकते हो, लगातार बोल सकते हो, जैसे कि देखिए का 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 का, जितनी बार चाहो आप उतनी बार बोल सकते हो। अब इस ख को बोलिए आप, खा 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 खा, जो मेरे अंदर श्वास थी वो खत्म हो चुकी है। क्या हुआ, ये जो हमारे यहाँ पे हमने फेफड़ों का जो चित्र लिया था यहाँ पे, अब यहाँ पे फेफड़ों में क्या होती है, जो वायु भरी हुई होती है वो महाप्राण के उच्चारण में क्या हो जाती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, यानी कि इसमें हवा ज्यादा लगती है बोलने में। तो जिसको हम लगातार बोल सकते हैं वो तो हमारा अल्पप्राण है, और जिसको नहीं बोल सकते वो महाप्राण है। देखिए ग 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 बोल दिया मैंने, अब देखिए घ घ घ घ घ घ घ, खत्म हो गई वायु। आप बोल के देख लीजिए, तो सीधा सा समझ में क्या आया, लगातार बोल सकते हैं तो वो अल्पप्राण है, और लगातार नहीं बोल सकते वो महाप्राण है। कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा, क्या लिखेंगे, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु कम लगती हो, इसमें क्या लिखेंगे, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा ज्यादा लगती हो। अब देखिए बात करते हैं आगे कि कौन से वर्ण हमारे अल्पप्राण होंगे और कौन से महाप्राण होंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक सारणी भी बनाऊंगा आपके सामने, और उसका हल्का सा जो हमारा अल्पप्राण महाप्राण का वर्गीकरण है वो भी स्पष्ट रूप से आपके सामने किया जा रहा है। देखिएगा आप, ये लिख रहा हूं पहला वर्ग क ख घ घ और ng, इसका एक आप उच्चारण ध्यान रखेंगे, इसका उच्चारण है ng। क्या है मित्रों, क ख ग घ ng, आड़े नहीं आणे नहीं, ng वांगमय। इस नाम को क्या कहेंगे आप, माफ कीजिएगा, इस नाम को आप क्या पढ़ेंगे, वाणमय नहीं, वांगमय, उंग वांग उंग वा ग की हल्की सी ध्वनि होगी और उंग वांगमय, ऐसे पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है विशेष रूप से इस ध्वनि को। अगला देखिए, अगला जो है वो है आपका च छ झ झ और य, इसको भी क्या पढ़ना हमें, य, सबको हलंत लगा देना है, मैं बार बार नहीं कहूंगा आपको। ये क्या है, य, क्या है मित्रों, य, ध्यान रखना इस बात को। अगला जो है हमारा वो क्या है, हमारा ट ठ ड ढ और अण, ये अण है, ये अण नहीं, आदत पड़ चुकी है हमारी बचपन में, अण मन खाली, अण मन खाली, अण मन खाली, अरे खाली क्या है, सब भरा हुआ है ना, बोलो इसको, भरे हुए हैं ये तो ng ये और अण। अगला देखिए क्या होगा, त थ द ध और न, फिर प फ ब भ और म। ये देखिए ये हमारा जो पांचों का वर्ग है, एक बार उसको ले लिया मैंने। अगला यहां पे लेता हूं मैं य र ल और व। अगला ले रहा हूं मैं यहां पे श श श और ह। चलिए अब बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। देखिए मित्रों, पहली लाइन जो है आपकी वो है अल्पप्राण। कैसी है, पहली लाइन जो है आपकी वो है अल्पप्राण, दूसरी लाइन जो है आपकी वो है महाप्राण, तीसरी लाइन जो है वो है
अल्प प्राण, चौथी है महाप्राण और पांचवी है अल्प प्राण। तो क्या लिखेंगे हम कि ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ और भ। ये जो दूसरी लाइन और चौथी लाइन है वो तो है आपकी महाप्राण, और पहली, तीसरी और पांचवी ये आपकी क्या है, अल्प प्राण है। क्या समझे मित्रों? पहली लाइन अल्प प्राण, दूसरी महाप्राण, तीसरी अल्प प्राण, चौथी महाप्राण, पांचवी अल्प प्राण। क च ट त प, ये हमारे जो 5 वर्ग हैं उनको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। कैसे समझना है? अल्प महा अल्प महा अल्प। ठीक है मित्रों, अगली बात देखिए, एक विशेष रूप से जो बात बताने जा रहा हूं वो ये देखिए, जो हिंदी के हमारे जो नए व्यंजन है मैंने आपको बताया था पहले भी, अब बता देता हूं और विशेष रूप से। देखिए एक ध्वनि लिख रहा हूं मैं, ड़, ये ड़ ड़ ड ड़ ढ ढ ढ। तो ये तो है हमारा अल्प प्राण और ये है हमारा महाप्राण। अब देखिए अगली बात, इनमें से आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि ख क्या है, ख क्या है, ख ख ध्वनि क्या है, अल्प प्राण है या महाप्राण है? तो हम सीधा सा जवाब देंगे अल्प प्राण है। जल्दबाजी नहीं करनी है मित्रों, हमें इस टेबल को हमारे सामने रखना है और देखना है ख जो है वो पहली लाइन में है या दूसरी लाइन में है। बोल के देख लीजिए आप, खा 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 खा। जब आप बोलते बोलते थक जाते हो तो वो महाप्राण है, लेकिन यदि आप बोलते बोलते नहीं थक रहे हो तो वो क्या है, हमारा अल्प प्राण है। चा 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 चा, कितनी बोल सकते हो आप? छा 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 छा, नहीं बोल सकते तो वो हमारा महाप्राण हो जाएगा। तो पहली लाइन अल्प प्राण, दूसरी माह, तीसरी अल्प, चौथी माह और पांचवी अल्प। ड़ और ढ जो हमारे हिंदी के नए व्यंजन है, दो संस्कृत में नहीं थे, उनका भी देखिए वर्गीकरण यहाँ पे मैंने किया है। यह है अल्प प्राण और यह है महाप्राण। अब देखिए दूसरा प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि क का महाप्राण क्या है, ख। क का महाप्राण है ख। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिएगा आप कि पहली लाइन का महाप्राण, पहली लाइन का महाप्राण दूसरी लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी। पहली लाइन की जो महाप्राण है वो दूसरी लाइन होगी। देखिए क का महाप्राण ख, च का महाप्राण छ, ट का महाप्राण ठ। उसी प्रकार से तीसरी लाइन की जो महाप्राण है वो चौथी लाइन होगी। तो इस लाइन को आप यहां पे और ऐड कर सकते हो कि तीसरी की महाप्राण, तीसरी की महाप्राण कौन सी होगी आपकी, चौथी। ठीक है मित्रों, पहली की महाप्राण है दूसरी लाइन, तीसरी लाइन की महाप्राण है चौथी लाइन। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ये तो साधारण सा प्रश्न था कि इनमें से कोई भी ध्वनि उठा ली और पूछ लिया आपसे कि अल्प प्राण है या महाप्राण है, ये तो सामान्य सी बात है, हमको समझ में आ जाएगी। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जैसे कि आपको दे दिया ढ, बताइए अल्प प्राण एक महाप्राण है, पहली बात तो ये क्या हमारा महाप्राण है। अब पूछ लिया आपने को कि ढ का महाप्राण बताओ, ढ का महाप्राण बताओ। सोचिए क्या होगा महाप्राण, ये रहा ढ महाप्राण है, इसका महाप्राण क्या होगा? अरे भाई ये तो खुद ही महाप्राण है, ये तो खुद ही महाप्राण है, इसका क्या महाप्राण होगा? इसका कोई महाप्राण नहीं है, इसका क्या होगा? इसका होगा अल्प प्राण। क्या होगा? अल्प प्राण। ढ का अल्प प्राण क्या होगा? ड़। प्रश्न पे ध्यान रखना है, आपको उठा के दे दिया जाएगा झ, पूछ लिया जाएगा झ का महाप्राण बताओ। अब हम बता देंगे झ का महाप्राण क्या, हमने तो पढ़ा था तीसरी लाइन चौथी लाइन, ये लीजिए झ का महाप्राण कि ये झ। मित्रों ये ज तो अल्प प्राण है, ये तो स्वयं में महाप्राण है। हाँ, प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि ज का महाप्राण बताइए तो होगा झ। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। सेकंड ग्रेड और एसआई पटवार रीट में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, सरल सरल आम जैसे मक्खन जैसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यहाँ
या ण का महाप्राण बताओ, तो इनका कोई महाप्राण नहीं है। मैं पहले बता देता हूं आपको कि इन ध्वनियों का, इन तीनों ध्वनियों का महाप्राण नहीं है। इनका आगे बात करेंगे हम। तो समझ में क्या आया हमें? ये अल्पण महा अल्प। प्रश्न कैसा आएगा? पहला प्रश्न तो आएगा कि कोई भी ध्वनि दे दी जाएगी और पूछा जाएगा अल्पप्राण है या महाप्राण है। दूसरा प्रश्न कैसा आएगा? दूसरा प्रश्न ये आएगा कि इस ध्वनि का अल्पप्राण बताओ या इस ध्वनि का महाप्राण बताओ। जैसे कि मैंने लिख दिया ब। अब ब क्या है? पहले तो ये देखो ब है क्या? ब है अल्पप्राण। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछ लिया ब का महाप्राण बताओ, तो ब का महाप्राण क्या होगा? ब। तो ब का महाप्राण भ। अब यदि यह पूछ लिया कि ब का अल्पप्राण बताओ, हम बता देंगे भ। भाई ब तो खुद अल्पप्राण है, अल्पप्राण का क्या अल्पप्राण होगा? अल्पप्राण तो अल्पप्राण ही, अल्पप्राण क्या अल्पप्राण। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। तो ये तो हुआ इसकी बात। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब अगली ध्वनि कौन सी रही? हम वहां तक पहुंच चुके हैं। अगली जो हमारी वो है यर लव श श ह। तो इनमें से ध्यान रखना आप, यर लव, ये जो चारों ध्वनियां हैं वो है अल्प प्राण। कौन सी है मित्रों? अल्प प्राण। और श श श ह, ये क्या है हमारी? ये है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। इनका अल्प प्राण महाप्राण का क्या सिस्टम है वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। देखिए इनका अल्पप्राण महाप्राण का था, इसका महाप्राण ये होगा, इसका महाप्राण ये होगा, इसका अल्पप्राण ये होगा, इसका अल्पप्राण ये होगा। इसका कोई अल्पप्राण महाप्राण नहीं है इन तीनों का। इनका क्या है आगे बात करते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ये चारों है अल्पप्राण, ये चारों है महाप्राण। अब हिंदी के जो नए हमारे महाप्राण व्यंजन विकसित हुए हैं उस पर बात करता हूं। देखिए चार ध्वनियां ले रहा हूं यहां पे। कौन कौन सी ले रहा हूं? न, म, र और ल। ये चारों ध्वनियां ले रहा हूं। ये है चारों के चारों क्या है? देखिए अल्पप्राण एक महाप्राण है। देखिए पहले आराम से देखिएगा। ये देखिए न और म क्या है? अल्पप्राण है। ये देखिए र और ल क्या है? अल्पप्राण है। तो ये चारों की चारों ध्वनियां क्या है? अल्पप्राण है। क्या है मित्रों? अल्पप्राण। अब मैं आपको बता रहा हूं हिंदी के नए महाप्राण, हिंदी के नए महाप्राण क्या बताऊंगा मित्रों? हिंदी के नए महाप्राण व्यंजन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं जो विकसित हो चुके हैं, पाली भाषा से विकसित हो चुके हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जो व्याकरण लोग हैं, भोलानाथ तिवारी, आदिनाथ, उदय नारायण तिवारी और रमेश चंद्र मेहरोत्रा, उनकी किताब में भी देख सकते हो आप। बिहार से निकली हुई एक हिंदी शब्द अनुशासन, उसमें भी देख सकते हो आप। तो आप देखिए इनके नए महाप्राण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बात और बता देता हूं मित्रों मैं आपको यहाँ पे, इसी के साथ मैं बताऊंगा। न का महाप्राण है न, ये न। म का महाप्राण है मह। र का महाप्राण है रह। और ल का महाप्राण है लह। मतलब क्या हुआ? ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। छंदों में किसमें रखना है? एक बिंदु आता है आपके विशेष रूप से सेकंड ग्रेड वालों के लिए, छंद। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। छंद को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया और समझाया गया है। तो आप वहां पे देख सकते हैं आप छंद को कि छंद की मात्राएं क्या होती है, अल्प क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, लघु क्या होता है और गुरु क्या होता है। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको कि अल्पप्राण और महाप्राण इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मात्राओं में। यदि क अल्पप्राण है तो इसकी भी मात्रा कितनी जोड़ी जाएगी? लघु ही जोड़ी जाएगी। और ख यदि आपका महाप्राण है तो इसकी भी मात्रा कितनी होगी? लघु ही होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस नाम को ऐसे लिखूं, देखिए कंपन, कंपन में देखिए इस क के साथ में ये मैं बोला जा रहा है तो इसकी मात्रा हो जाएगी गुरु, और ये हो जाएगी लघु और लघु। क्या होगी? गुरु लघु लघु। लेकिन यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया कन्हैया, तो कन्हैया नहीं पढ़ते हम, इस न को इसके साथ में नहीं पढ़ते हम इस न को हम है के साथ में पढ़ रहे हैं। तो इस है के साथ में पढ़ रहे हैं तो ये तो हमारा हिंदी का क्या हो गया? महाप्राण हो गया। और महाप्राण की मात्रा कितनी होती है? एक ही होती है। तो इसमें मात्रा क्या होगी? लघु गुरु गुरु। ध्यान रखना इस बात का।
इसके देखिए जैसे कि ये हो गया आपका कन्हैया, ये लिख दिया मैंने तुम्हारा, तुम्हारा क्या होगी लघु, गुरु, गुरु। फिर आप मात्राओं में कहते हो, जब आप छंद की मात्राएं गिनती करने जाते हो वहां पे आप कहते हो यहाँ पे तो मात्रा दोष हो गया, कम हो गई, मात्रा ज्यादा हो गई। मित्रों वहां पे विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ता है इन अल्पप्राण और महाप्राण का। जैसे कि देखिए मैं कहता हूं कि जैसे कि मैं घर में रहता हूं तो हम रहता नहीं बोलते, हम रहता, रहता, रहता। तो रे को क्या बोल रहे हैं हम, हलंत बोल रहे हैं हम, तो ये बोल रहे हैं रहता हूं। और इसका देखिए कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में क्या करते हैं हम, कुल्हाड़ी थोड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बोल रहे हैं क्या, कुल्हाड़ी नहीं बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम, कुल्हाड़ी। ये ले जो है के साथ में बोल रहे हैं, ये हमारे हिंदी के नए महाप्राण हैं, इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखना। तो जो हमारा पहला वर्गीकरण था वो था वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अल्पप्राण और महाप्राण, सेकंड ग्रेड एसआई, विशेष रूप से ध्यान रख लेना। पूरा का पूरा वर्गीकरण हमारे सामने हो चुका है, आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा वर्गीकरण होगा वो होगा आपका स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। किसके आधार पर होगा मित्रों, दूसरा वर्गीकरण ले रहा हूं मैं यहां पे, वो है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। अब ये बला क्या है, ये स्वर तंत्रियां क्या होती है, इस पर पहले बात करनी होगी हमें। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम आगे का वर्गीकरण नहीं समझ पाएंगे। देखिए ये हमारा मुख हो गया, इसमें ये हमारे कंठ है, ये क्या हमारे, ये हमारे कंठ है। इन कंठों के दोनों ओर, आगे पीछे यहां दोनों ओर क्या होती है, यहां पतंगाकार, पतंग का जो पन्ना होता है, पतंग का जो कागज होता है उसके जैसी पतली पतली यहाँ पे हमारे कंठों में स्वर तंत्रियां होती है। ऐसे हल्के हल्के फड़के लगे हुए होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो हल्का पर्दा लगा हुआ होता है। वो क्या करता है पर्दा, वो पर्दा कई बार तो ऐसे दूर दूर रह जाता है, जैसे अभी मैंने चित्र बनाया ये देखिए ये दूर दूर, और कई बार ये क्या करता है पर्दा, कई बार ये पर्दा क्या करता है यहाँ से ऐसे फैल जाता है और ये आपस में भिड़ जाता है। तो आप देखेंगे जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उस पतंग के जब साथ में वायु लगती है तो क्या होता है, वो पतंग कंपन करने लग जाती है, फड़फड़ाने लग जाती है। तो उसी प्रकार से जब हमारी ये जो स्वर तंत्रियां होती है ये जब दूर दूर रहती है तो क्या हो जाती है, ये वायु यहां से निकल जाती है, तब तो कोई कंपन नहीं होता है। लेकिन जब ये फैलती है, कुछ एक ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलते हैं, तो ये स्वर तंत्रियां फैल जाती है। तो जब ये फैलती है तो ये आपस में टकराती है, और ये टकराती है जब क्या होती है, नाद होती है, ध्वनि होती है, कंपन होता है, कंठ में कंपन होता है। तो उसी के आधार पे हमने वर्गीकरण कर दिया। हमारे व्याकरणों ने बोला कि भाई इनको बोलने में अलग अलग तरीका है, तो उसको नाम दे दिया। दूसरा जो भाग है वो है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। किसके आधार पर है, ये बात ध्यान रखनी, कंपन के आधार पर है और स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियां कहाँ है, ये हमारे कंठ है, यहाँ पे ये विराजमान है। अगर ये स्वर तंत्रियां चौड़ी रहेगी तो कंपन नहीं होगा, और ये स्वर तंत्रियां यदि ऐसे फैल जाएगी, ये ऐसे फैल गई, देखिए ये देखिए ये फैल गई, ये कंठ हमारे, ये कंठ है, ये स्वर तंत्रियां, ये स्वर तंत्रियां तो यहाँ पे होती है, लेकिन ये होगी क्या, यहाँ आ जाएगी ऐसे, इधर वाली भी यहाँ आ जाएगी और ये आपस में भिड़ जाएगी। जब ये आपस में भिड़ेगी तो इनमें क्या होगा, कंपन होगा, और उस कंपन से जो उच्चारण होगा उसका आधार बनाया हमने। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर हमने इनका जो वर्गीकरण किया है वो दो प्रकार से किया है। कौन कौन सा किया वो देखिएगा। पहला किया है घोष व्यंजन, घोष व्यंजन लिख सकते हो या घोष वर्ण लिख सकते हो, या दूसरा नाम है इसका सघोष। और दूसरा जो प्रकार किया हमने वो किया है
अघोष। क्या किया मित्रों? अघोष व्यंजन। अब देखिए घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं, बस इसी बात को समझना है, सारा मामला हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए घोष का मतलब क्या होता है? घोष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाद। क्या होता है? नाद या ध्वनि, या फिर दूसरा जो आप नाम लेना चाहो वो होगा गर्जन। क्या होगा? गर्जन। तो जो गर्जन होता है, ये जो नाद होता है, ये जो ध्वनि होती है, उसी को हम कहते हैं घोष। यानी कि जिन स्वरों को या जिन व्यंजनों को, जिन वर्णों को बोलने में क्या होगा, हमारी स्वर तंत्रियों में ध्वनि होगी, कंपन होगा, वो तो कहलाएगी घोष ध्वनियां। और अघोष, अ हमारा क्या है? अव्यय है, उपसर्ग की तरह काम आता है, संस्कृत का अव्यय है। क्या है मित्रों? संस्कृत का अव्यय है, उपसर्ग की तरह काम आता है। संस्कृत के जो तत्सम उपसर्ग हैं वो 22 ही हैं, उनमें अव्यय अ का कोई स्थान नहीं है। अ हमारा क्या है? संस्कृत का अव्यय है जो उपसर्ग की तरह काम आता है, और अक्सर हम इसको उपसर्ग बोल देते हैं। तो इसको मैं भी बोल देता हूं उपसर्ग, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। तो ये जो अव्यय है हमारा, ये किसका बोध करवाता है? नहीं का बोध करवाता है, अभाव का बोध करवाता है। तो घोष मतलब नाद, ध्वनि, कंपन या गर्जन। तो वे वर्ण जिनको बोलने में क्या होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, वो तो कहलाएंगे घोष। और अघोष जिनमें कंपन नहीं होगा। तो सिंपल सी परिभाषा क्या बनी हमारे सामने, देखिएगा, लिख रहा हूं मैं यहां पे। परिभाषा क्या बनेगी हमारे सामने कि वे व्यंजन, वर्ण, व्यंजन भी लिख सकते हो और वर्ण भी लिख सकते हो, दोनों, क्योंकि आगे बात करूंगा मैं इस पर। वे व्यंजन या वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो तो हमारी क्या कहलाती है? ध्वनियां, घोष ध्वनियां कहलाती है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो कंपन होता है वो क्या कहलाएगी? घोष, ध्वनि पैदा करेगी। और जिसमें कंपन नहीं होगा वो अघोष। अब स्वर तंत्रियां कहां बसी हुई है? वो बसी हुई हमारे कंठों में। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि जिन वर्णों को बोलने में यदि कंठों में कंपन होता है तो वो क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। और यदि कंपन नहीं होता है तो वो कहलाएंगे अघोष। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, वही वापस टेबल बनाता हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपकी टेबल है, देखिए इसमें जो ये आपको बार बार बनानी पड़ेगी और हमें इसको याद भी रखना पड़ेगा। जब तक हमें ये याद नहीं होगी तब तक हम हिंदी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये हो गया हमारा। फिर ये लीजिएगा, ये हमारी ध्वनियां आ चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए बोलिए क कंपन हो रहा है क्या? क ग कम कंपन हो रहा है या गम कंपन हो रहा है? क ख ग ग देखिए क ख कंपन नहीं हो रहा है, घ घ कंपन हो रहा है। तो देखिए होता क्या है
ये जो पहली और दूसरी लाइन है वो हमारी क्या है, वो है हमारी अघोष। क्या है मित्रों, पहली और दूसरी लाइन जो है वो हमारी अघोष है। और विशेष रूप से मैं आपको बता देता हूं, जब हम पूरी की पूरी व्यंजन संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे उस समय ये घोष और अघोष सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जिसको अच्छे से घोष और अघोष आएंगे वो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे बेहतर रूप से इसको समझना पड़ेगा। क्या है अघोष, किसे कहेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में या कंठों में कंपन नहीं होगा। देखिए क ख च छ ट ठ ट थ प फ कंपन नहीं हो रहा। अब देखिए आप बोलिए प फ ब ब भ म ग झ, बोलिए ना, बोल के देखिए इनको, द त द त द द, ये देखिए यहाँ कंपन हो रहा है। तो जिसमें कंपन होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारी घोष, और जिनमें कंपन नहीं होगा वो अघोष। तो देखिए पहली और दूसरी लाइन जो है वो क्या हमारी अघोष है। तो इस प्रकार से कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 ध्वनियां हैं वो तो है हमारी अघोष, और ये सारी की सारी क्या है, घोष ध्वनियां। क्या है, सारी की सारी घोष ध्वनियां। अब देखिए प्रश्न बता देता हूं मैं, सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या बताना आपको, जय ध्वनि बताइए, घोष है या अघोष है। जय ध्वनि बताइए, घोष है या अघोष है। तो क्या होगी जय ध्वनि, ये देखिए तीसरे वर्ग में, तो क्या हो जाएगी हमारी, घोष हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों, घोष हो जाएगी। अब देखिए दूसरी बात क्या होगी कि एक तो प्रश्न ही आ गया, अल्पप्राण महाप्राण में भी हमने पढ़ा था, अल्पप्राण और महाप्राण हमसे पूछ लिया। लेकिन अब क्या होगा कि क का घोष रूप क्या होगा, क का घोष रूप क्या होगा। तो क का घोष रूप होगा ग। क्या होगा, क का घोष, क का घोष रूप, क का घोष रूप क्या होगा ग, और ख का घोष रूप क्या होगा ग। इस प्रकार से देखिए आगे बात करते हैं हम। तो ये तो हुई हमारे इस प्रकार की बात, ठीक है मित्रों। पहली और दूसरा जो पंक्ति हमारी वो है अघोष, तीसरी चौथी पांचवी है घोष। अब बचे क्या है, ये लव और श श ह। तो बता देता हूं मैं आपको, ये जो 3 स हैं हमारे, ये भी देखिए मैं इस वर्ण में लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं श श और श, ये तीनों ध्वनियां भी क्या हो जाएगी, इसके प्लस हो जाएगी, +3। तो आपकी जो अघोष ध्वनियां होती है वो कौन सी होती है, तैरे होती है। कौन सी होती है, तैरे ध्वनियां होती है। देखिए आप यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि पहली दूसरी लाइन, पहली व दूसरी लाइन व तीनों स, तीनों श, तीनों सकार, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं श श और स। ये जो है, और विसर्ग, विसर्ग भी आपका क्या है, अघोष है। तो विसर्ग अघोष ध्वनियां कितनी हो गई, 10 तो हो गई ये, और 3 हो गई आपके श श श, ये तीनों क्या है, अघोष है। प्रश्न आएगा व्यंजन संधि जब हम पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे कि स क्या है, घोष है या अघोष है। तो स अघोष है आपका, समझ जाइएगा इस बात को। अब क्या होगा, ये 13 ध्वनियां हैं और विसर्ग भी हमारा अघोष है, बाकी सारी की सारी ध्वनियां क्या है, घोष है। क्या है मित्रों, घोष है। और अनुस्वार भी क्या है हमारा, घोष है। क्या है, अनुस्वार भी है घोष। विसर्ग है अघोष, अनुस्वार है घोष, क्योंकि विसर्ग जब बोलते हैं जब कंपन नहीं होता है, और जब अनुस्वार को बोलेंगे तो कंपन होगा। तो चलिए ये है भी जो ध्वनि है हमारी वो किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो देखिए मैं इनको भी यहां लिख देता हूं, य र ल व और ह। तो ये जो ग्रुप हो गया आपका, ये तो हो गया सारा का सारा घोष का, और ये जो ग्रुप हो गया वो हो गया अघोष का। तो इस प्रकार से ये दोनों वर्गीकरण आप स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर समझ सकते हैं। ये हमारा पूरा हुआ, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं।
अगली जो बात है हमारी वो है कि वायु जो है हमारी वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो उनको जब हम कहते हैं वो हमारी होती है क्या, अनुनासिक ध्वनियां होती है। तो देखिए इनके आधार पर भी हमारे स्वरों और वर्णों का, दोनों का, व्यंजनों का, दोनों का वर्गीकरण है उसके आधार पर। तो वो वर्गीकरण जो है वो हमारा कहलाता है अनुनासिक और निर्नुनासिक। क्या कहलाता है मित्रों? अनुनासिक और निर्नुनासिक। हालांकि इसको हम स्पष्ट रूप से नासिक की ध्वनियां जो है वो अलग प्रकार से पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग रूप से पढ़ेंगे। नासिकीय ध्वनियां मैं आपको बता देता हूं कौन सी पढ़ेंगे, नासिकीय ध्वनियां स्पष्ट रूप से अलग पढ़ेंगे इस वर्गीकरण को हम। और अगला जो भाग है हमारा उस पे बात करते हैं। दो भाग हमारे हो चुके हैं, तीसरा जो भाग है वो हमारा है प्रयत्न के आधार पर। क्या है मित्रों? प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर है? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है ये हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। समय काफी हो चुका है, आपको पता ही है मेरे पास संसाधनों की कमी है, तो मैं इतना ज्यादा समय नहीं ले सकता फोन पर। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका यथासंभव उत्तर दूंगा। अगली बात करेंगे आगे। नमस्कार।